कि सुर न पूछे टीपणूर सुकून न देखे सूर और मरणानु मंगल गिणे समर चढ़े मुखनूर। अर्थात जो सूरवीर होते हैं वो ज्योतिषी के पास जाकर युद्ध के लिए मुहूर्त नहीं पूछते हैं। सूरवीर सुकून भी नहीं देखते हैं, वो मरने को ही मंगल समझते हैं और युद्ध भूमि में जाने के बाद ही क्या होते हैं उनके मुख पर तेज आता है। तो ऐसे ही सूरवीरों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारी आज की क्लास नंबर 5 रहेगी, उसके अंदर हम गुजर प्रतिहार वंश पढ़ रहे थे। गुजर प्रतिहार वंश हमने कंप्लीट कर लिया है 4 क्लासों के अंदर। आज का हमारा रहेगा गुजर प्रतिहार वंश के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हो गया। वही हमारी शौर्य श्री राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, एक एक क्वेश्चन एक एक प्रश्न हीरा है। आप लोग देखना कि जिस हिसाब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं उस हिसाब से पूरा का पूरा गुजर प्रतिहार वंश एक बार आप लोगों की नजरों के सामने से आ जाएगा। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और लेके चलता हूं मैं आप लोगों को गुजर प्रतिहार का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है कि व्यान सांग ने अपनी पुस्तक में गुजरों के लिए किस शब्द का उपयोग किया है। व्यान सांग ने अपनी पुस्तक में गुजरों के लिए किस शब्द का उपयोग किया। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, सोच के जवाब सोच लीजिए, उसके बाद सही जवाब मैं आप लोगों को बता दूंगा। 1 बाय 1 हम ऑप्शन देखेंगे और पूरे ऑप्शनों के माध्यम से मैं गुजर प्रतिहार वंश आप लोगों की नजरों के सामने से निकाल दूंगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि पिलो मोली। क्या है? पिलो मोली। पिलो मोली गुजर प्रतिहार वंश के अंदर किसके, या जो व्यान सांग है इसने किसको कहा है, इस पिलो मोली इसने किसको कहा था? भीनमाल जालोर को कहा था। मैंने सबसे पहली वाली क्लास के अंदर आप लोगों को यही समझाया था। भीनमाल जालोर, वर्तमान के अंदर भीनमाल जालोर ये क्या थी, इसने जो व्यान सांग ने क्या बताई थी? राजधानी बताई थी। क्या बताई थी? गुजरों की राजधानी क्या बुलाई थी? पिलो मोली मतलब भीनमाल को बताया था और ये वर्तमान जालोर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन है पेलोपोली। क्या है? पेलोपोली। पेलोपोली का ऑप्शन किसको कहा था? ये क्या है? नरभट्ट को एक उपाधि दी थी। किसको? नरभट्ट को क्या दी थी? उपाधि। नरभट्ट को क्या दी थी? उपाधि। और पेलोपोली का मतलब क्या है? साहसिक कार्य करने वाला। क्या है? साहसिक कार्य करने वाला। तीसरा ऑप्शन है कुलेचो। कुलेचो, ये आप लोगों का ऑप्शन सही रहेगा। कुलेचो किसको कहा था? इसने गुजरों को कहा था। किसको कहा था? गुजरों के लिए व्यान सांग ने किस शब्द का उपयोग किया था? कुलेचो का। चौथा ऑप्शन क्या है? रहेला। देखो रहेला नाम से आप लोगों को याद आ गया होगा। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन ऑप्शन है तो हम उन ऑप्शनों को पूरा खंगोल के रख देंगे। रहेला इंडियन हिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ेंगे तब क्या है, देखो एक शासक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा हुआ था? आप लोग लिख लेना था कि आप लोगों के लिए याद है। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासन काल के अंदर क्या आता है? इब्न बतूता नाम का एक मोरक्को से, अफ्रीका से क्या आता है? एक व्यक्ति आता है। क्या नाम है उसका? इब्न बतूता। इब्न बतूता। ये कहाँ का? अफ्रीका का। अफ्रीका, मोरक्को। इसी की ये पुस्तक क्या है? रहेला नाम की इसने क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सी, कुलेचो। किसको कहा है? गुजरों को इसने क्या कहा था? कुलेचो कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखना कि मूणोत नैणसी ने गुजर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया। मूणोत नैणसी ने गुजर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा 25, तीसरा 26 और चौथा है 27। तो कितनी? देखो सबसे पहले 24, अगर 24 शाखाओं का उल्लेख किया तो कितनी? मेवाड़ के गुहिल वंशों की। क्या? मेवाड़ के गुहिल वंशों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। 25 नहीं है, 26 शाखाओं का। क्या है? मूणोत नैणसी ने गुजर प्रतिहार वंशों की कितनी? 26 शाखाओं का क्या किया था? उल्लेख किया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम? मूणोत नैणसी की जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है? नैणसीरी ख्यात। क्या है? नैणसीरी ख्यात। ये किसकी पुस्तक है? मूणोत नैणसी। और इसी के अंदर इन्होंने क्या है? गुजर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का क्या किया था? उल्लेख किया था। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रज्जिल को राजा की उपाधि दी थी? किसने रज्जिल को राजा की उपाधि दी थी?
पहला ऑप्शन है व्यांसांग ने दी थी, दूसरा ऑप्शन है नरहरि ब्राह्मण ने दी थी, तीसरा है चंद्रप्रभ सूरी ने दी थी और चौथा है राजशेखर ने दी थी। तो देखो व्यांसांग ने एक उपाधि दी थी किसको, नरभट्ट को, नरभट्ट को उपाधि दी थी। क्या दी थी? नरभट्ट को। किसकी उपाधि दी थी? नरभट्ट को पेलोपोली की उपाधि दी थी। पेलोपोली की उपाधि नरभट्ट को दी थी। मैं आप लोगों को याद यही करवा दूंगा, गारंटी लेता हूं कि आप लोग गुजर प्रतिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। नरहरि ब्राह्मण, नरहरि ब्राह्मण ने क्या, नरहरि ब्राह्मण ने नरहरि ब्राह्मण ने क्या किया था? रज्जिल को राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। और नरहरि ब्राह्मण के कहने पर कौन सा राजसूय यज्ञ भी करवाया था। कौन सा? राजसूय यज्ञ भी क्या करवाया था? नरहरि ब्राह्मण के कहने पे रज्जिल ने करवाया था। चंद्रप्रभ सूरी, तीसरा ऑप्शन क्या है? चंद्रप्रभ सूरी। चंद्रप्रभ सूरी ने क्या है? प्रभावक प्रशस्ति। चंद्रप्रभ सूरी ने क्या लिखी है? प्रभावक प्रशस्ति। और किसके समकालीन है, किसके दरबार में कवि थे? नागभट्ट सेकंड के दरबार में क्या थे ये? कवि थे। नागभट्ट सेकंड के दरबार में। राजशेखर देखो, राजशेखर ने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। सबसे पहले आप लोगों को मैंने भी कल की क्लास में बताया था कि लास्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? राजशेखर पढ़ा था। उसने राजशेखर ने बहुत, जैसे जैसे कर्पूर मंजरी हो गए, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, विदसाल बजिंता, भुवन कोश, हर विलास, ये बहुत सारी कविताएं किसने लिखी है? राजशेखर ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, रज्जिल की राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन बी, नरहरि ब्राह्मण ने। नरहरि ब्राह्मण ने रज्जिल को क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी। आगे वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिहारों का कर्ण की उपाधि किस शासक को दी गई है? प्रतिहारों का जो कर्ण है वो किसे कहा गया है? पहला है नागवा लोक को कहा गया है, सॉरी, पहला है नागभट्ट प्रथम को कहा गया है, दूसरा नागभट्ट सेकंड को कहा गया है, तीसरा ऑप्शन है कक्को या ककस्त या जो ककुस्त है उसको कहा गया है, या चौथा ऑप्शन है रज्जिल को कहा गया है। देखो, नागभट्ट प्रथम को जो पहली उपाधि थी, नागभट्ट प्रथम को कौन सी उपाधि प्राप्त है? नागवा लोक की उपाधि प्राप्त। नागभट्ट प्रथम को नागवा लोक की उपाधि किससे प्राप्त है? नागभट्ट प्रथम को प्राप्त है। नागभट्ट द्वितीय को किसकी उपाधि प्राप्त है? नारायण मूर्ति अवतार। कौन से? नारायण मूर्ति अवतार की उपाधि किसे प्राप्त है? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट प्रथम को, सॉरी, नागभट्ट प्रथम को कौन सी उपाधि है? नारायण मूर्ति। दोनों की दोनों उपाधि किससे प्राप्त है? नागभट्ट प्रथम को ही प्राप्त है। दोनों की दोनों उपाधि किससे प्राप्त है? नागभट्ट प्रथम को प्राप्त है। और इसके अलावा इसको मलेच्छु का नाशक ये भी किसे कहा गया? नागभट्ट प्रथम को। किसको? मलेच्छु का नाशक। मलेच्छु का नाशक भी किसे कहा गया? नागभट्ट प्रथम को कहा गया। और मंडोर का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये था मंडोर का वास्तविक संस्थापक। मंडोर का वास्तविक संस्थापक भी कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो इन्हें कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त है, या कौन कौन सी उपाधियों से इन्हें नवाजा गया? इन्हें परमेश्वर की उपाधि प्राप्त है। परमेश्वर की उपाधि, महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त है। महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि किन्हें प्राप्त है? नागभट्ट सेकंड को प्राप्त है। इसके अलावा ककुस्त, कहा मेन आदमी यही है, इन्हें क्या प्राप्त है? कर्ण की उपाधि। कर्ण की उपाधि किन्हें प्राप्त है? ककुस्त या कक को उपाधि प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? दानवीरता को देखते हुए। क्या है? दानवीरता को देखते हुए।
इन्हें कौन सी उपाधि है? कर्ण की उपाधि प्राप्त है। चौथा ऑप्शन है रज्जिल, रज्जिल को कौन सी उपाधि है? राजा की उपाधि प्राप्त है। रज्जिल को कौन सी? राजा की उपाधि प्राप्त है। और रज्जिल को राजा की उपाधि किसने दी थी? नरहरि ब्राह्मण ने। किसने? नरहरि ब्राह्मण ने। अब तो आप लोगों को ये तो याद हो गया होगा, क्योंकि हमने 3-4 बार पढ़ लिया। रज्जिल को राजा की उपाधि किसने दी थी? नरहरि ब्राह्मण ने दी थी। 4 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ध्यान रखना क्या पूछा है? वास्तविक संस्थापक पूछा है। ध्यान से करना है और इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पहला ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, दूसरा ऑप्शन है वत्सराज, तीसरा ऑप्शन हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है मिहिर भोज। तो पहला ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नागभट्ट प्रथम को क्या मंडोर का वास्तविक संस्थापक, मंडोर का वास्तविक मंडोर का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। जबकि इसने क्या पूछा? गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक, तो वो कौन होंगे? हमारे वत्सराज। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। तीसरा ऑप्शन है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं? गुर्जरों का आदि पुरुष। क्या कहते हैं? गुर्जरों का गुर्जरों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? हरिश्चंद्र को कहते हैं। चौथा ऑप्शन है मिहिर भोज। मिहिर भोज, मिहिर भोज ने क्या? मिहिर भोज को पितृहंता शासक याद है आप लोगों को? इसने अपने पिता की रामभद्र की हत्या की थी। क्या है? पितृहंता शासक, पितृहंता शासक किसका? गुर्जरों का। गुर्जरों का प्रथम पितृहंता शासक कौन है? मिहिर भोज है। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ना और पढ़ के ही आप अपने आंसर सोच लेना, उसके बाद सही आंसर मैं बता दूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि उद्योधन सूरी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? किसके द्वारा? उद्योधन सूरी द्वारा। पहला ऑप्शन है हरिवंश पुराण, दूसरा ऑप्शन है काव्य मीमांसा, तीसरा ऑप्शन है कुवलय माला और चौथा ऑप्शन है भुवन कोश। तो इनके अंदर कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा? कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने सोच लिया होगा? अब मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूं इनमें से। सबसे पहले हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण के रचयिता कौन है? जिनसेन सूरी। कौन है? जिनसेन सूरी। हरिवंश पुराण के रचयिता कौन है? जिनसेन सूरी। ये किसके दरबार में थे? वत्सराज के दरबार में। वत्स राज के दरबार में कौन थे? जिनसेन सूरी। दूसरा ऑप्शन है काव्य मीमांसा। ये किसकी कविता है? ये राजशेखर की कविता। किसके? ये किसकी कविता? राजशेखर। और ये किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल के। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में कौन थे? राजशेखर। तीसरा ऑप्शन है कुवलय माला ग्रंथ। इसका पूरा कुवलय माला ग्रंथ ये किसके द्वारा रचित है? उद्योधन सूरी। और उद्योधन सूरी भी किसके दरबार में थे? वत्सराज के दरबार में थे। वत्सराज के दरबार में कौन थे? उद्योधन सूरी थे। और उद्योधन सूरी द्वारा कुवलय माला ग्रंथ भी लिखा गया। अगला चौथा ऑप्शन है क्या? भुवन कोश। ये भी किसकी रचना है? ये राजशेखर की रचना है। भुवन कोश होगी, बाल रामायण, वित्तशाल भजिंता हो गई, काव्य मीमांसा हो गई, कर्पूर मंजरी हो गई, ये सब किसकी कविताएं हैं? राजशेखर की कविता है। राजशेखर की कविता। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्न में से किस शासक को रणहस्तीन की उपाधि प्राप्त है? कौन सी उपाधि? रणहस्तीन की उपाधि किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन है रजिल को, दूसरा ऑप्शन है वत्सराज को, तीसरा ऑप्शन है हरिश्चंद्र को और चौथा ऑप्शन है नरभट्ट को। आप लोग अपने अपने आंसर सोच लेना, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। सही आंसर आप लोग मिला लेना और अपने अपने आंसर देख लेना कि सही आप लोगों ने किया है कि नहीं किया। सबसे पहले रजिल। रजिल को कौन सी उपाधि प्राप्त है? राजा की उपाधि। कौन सी? राजा की उपाधि। ये 4 बार, चौथी बार बता रहा हूं, अब तो आप लोगों को याद हो गया है। रजिल को राजा की उपाधि किसने दी थी? नरहरि ब्राह्मण ने। किसने? नरहरि। रजिल को राजा की उपाधि किसने दी थी? नरहरि ब्राह्मण ने दी थी। इसने रणहस्तीन की उपाधि किसे प्राप्त है? वत्सराज को। और वत्सराज को रणहस्तीन के साथ साथ और कौन सी उपाधि है? जय वराह की उपाधि। जय
जयवरा की उपाधि भी किसे प्राप्त है? वत्सराज को प्राप्त है। और ध्यान रखना आप लोग कंफ्यूज मत होना, जयवरा की उपाधि वत्सराज को प्राप्त है, लेकिन आदि वराह की उपाधि, लेकिन आदि वराह की उपाधि ये किसे प्राप्त है? ये है मिहिर भोज को। ये किसे प्राप्त है? मिहिर भोज को प्राप्त। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं? आदि पुरुष। हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष, गुजरों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? हरिश्चंद्र को। अगला ऑप्शन है 4 नंबर का ऑप्शन कौन सा है? नरभट्ट। नरभट्ट को कौन सी उपाधि है? पेलोपोली की उपाधि। ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। पेलोपोली की उपाधि किसे प्राप्त है? नरभट्ट। और नरभट्ट को ये उपाधि किसने दी थी? व्यान सांग ने दी थी। किसने दी थी? व्यान सांग ने दी थी। और इसकी एक पुस्तक, उसका नाम क्या है? सी यू की, ये इसकी पुस्तक। और इस पुस्तक के अंदर भी ये नरभट्ट को क्या कौन सी उपाधि दी गई है? पेलोपोली। और गुजरों को क्या कहा है? कुलेचो। गुजरों को क्या कहा था? कुलेचो। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से वत्सराज द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं है? कौन सा उपन्यास वत्सराज द्वारा, किसके द्वारा पूछा है? वत्सराज द्वारा उपन्यास कौन सा नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो नीचे ऑप्शन देख लेना कौन कौन से। पहला है कर्पूर मंजरी, दूसरा है त्रिपुरदा है, और तीसरा ऑप्शन है हास्य चूड़ामणि, और चौथा ऑप्शन है कर्पूर मंजरी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों क्या क्या पूछना चाह रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को ध्यान देना है और ध्यान से उत्तर देना है। सबसे पहले कर्पूर चरित्र किसका है? कर्पूर चरित्र वत्सराज का। दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरदा है, ये भी किसका है? वत्सराज का है। तीसरा ऑप्शन है हास्य चूड़ामणि, ये भी किसका है? वत्सराज का है। चौथा ऑप्शन है कर्पूर मंजरी, तो ये किसका है? ये वत्सराज का नहीं है। तो कर्पूर मंजरी किसकी? राजशेखर की कविता। किसके? ये राजशेखर की कविता। और राजशेखर किसका दरबारी कवि था? महेंद्रपाल प्रथम का। महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। इसके अलावा इसने 3 और मुख्य कविताएं लिखी थी, उनके बारे में भी मैंने वैसे तो आप लोगों को बता दिया है, यहां पर मैं और लिख देता हूं। देखो 3 तो कर्पूर चरित्र होगी, त्रिपुरदा होगी, हास्य चूड़ामणि। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था रुक्मणी, रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण, ये भी किसकी कविता है? वत्सराज। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था समुद्र मंथन। कौन सा बताया था? समुद्र मंथन। इसके अलावा और मैंने क्या बताया था? किराता जुरंजीय योग। कौन सा बताया था? किराता जुरंजीय योग। ये भी किनकी पुस्तक है? वत्सराज की। किराता जुरंजीय योग, ये भी किनकी पुस्तक है? वत्सराज की। तो वत्सराज कर्पूर चरित्र, त्रिपुरदा, हास्य चूड़ामणि, रुक्मणी हरण, समुद्र मंथन, किराता जुर्नी योग। और कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। कर्पूर चरित्र किसकी है? वत्सराज का एक ग्रंथ है। तो इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ध्यान रखना। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस शासक को प्रतिहारों का पितृहंता शासक कहा जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने गौर किया और मेरी बात को ध्यान से सुना है तो आप लोग इसका जवाब बिल्कुल सही सही दे सकते हो। पहला ऑप्शन है राणा उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राणा उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन है वत्सराज, तीसरा ऑप्शन है मिहिर भोज, चौथा ऑप्शन है राव मालदेव। तो इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसको पितृहंता प्रतिहारों का कहा जाता है? राणा उदा। राणा उदा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता, मेवाड़ या गोहिलों का पितृहंता शासक कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेवाड़ क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता किसकी हत्या करी थी? कुंभा की हत्या करी थी। इसने अपने पिता कुंभा की हत्या करी थी। दूसरा नंबर का ऑप्शन है वत्सराज। तो वत्सराज को क्या कहा जाता है? गुजरों का वास्तविक वास्तविक राजा किसे कहा जाता है? गुजरों का, गुजरों का वास्तविक राजा, गुजरों का वास्तविक राजा किसे कहा जाता है? वत्सराज को। तीसरा ऑप्शन है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज को ही क्या कहा जाता है?
गुर्जर प्रतिहारों का क्या पितृहंता शासन किसे कहा जाता है? मीर भोज को कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन है मालदेव, राव मालदेव। मालदेव को क्या जाता है? राठौड़ों का, राठौड़ों का पितृहंता शासन। राठौड़ों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। 9 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा। चौथा क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस शासक के काल में अरबी यात्री कौन आया था? सुलेमान भारत आया था। किसके काल में आया था? पहला ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम के काल में आया था। दूसरा ऑप्शन है महिपाल प्रथम के काल में आया था। तीसरा ऑप्शन है मिहिर भोज के काल में आया था। या चौथा ऑप्शन है नरभट्ट के काल में जो अरबी यात्री सुलेमान आया था। तो पहला है, अगर महेंद्रपाल की बात करूं तो महेंद्रपाल को आप लोगों को पता है राजशेखर इनके दरबार में थे। कौन थे? राजशेखर इनके दरबार में थे और इनके दरबार के अंदर इन्होंने बहुत कविताएं लिखी, जैसे कर्पूर मंजरी, हर विलास शारदा, बाल रामायण, भुवन कोश। ऐसी कविताएं किन्होंने लिखी थी? राजशेखर ने लिखी थी। दूसरा ऑप्शन है महिपाल। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? महिपाल। तो महिपाल के दरबार में कौन आया था? ये आप लोगों के लिए हिस्ट्री के अंदर जानना बहुत जरूरी है। अल्मसुद्दी नाम का एक व्यक्ति आया था। कौन आया था? अल्म अल्मसुद्दी नाम का एक व्यक्ति आया था। अल्मसुद्दी नाम का एक व्यक्ति आया था और इसने गुजरों को क्या कहा था? जुर्ज की संख्या दी थी। इसने गुजरों को क्या कहा था? जुर्ज की संख्या दी थी। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के काल में कौन आया था? अरबी यात्री सुलेमान आया था। कहां पर? भारत में। चौथा ऑप्शन है नरभट्ट। नरभट्ट आप लोगों को पता है, नरभट्ट इतनी बार बता दिया, अगर अब आप लोगों ने गलत सोचा तो देख लेना। नरभट्ट के दरबार में कौन आया था? चीनी यात्री। कौन आया था? चीनी यात्री। और नरभट्ट के चीनी यात्री कौन था? व्यान सांग। कौन था? व्यान सांग। व्यान सांग ने नरभट्ट को कौन सी उपाधि दी थी? पेलोपोली। क्या? पेलोपोली की उपाधि। पेलोपोली मतलब साहसी कार्य करने वाला। साहसी कार्य करने वाले को उपाधि किसे दी थी? नरभट्ट को दी थी। किसने दी थी? व्यान सांग ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस शासक ने तेली का मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन सा शासक था जिसने तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन है मिहिर भोज ने करवाया था। दूसरा ऑप्शन है वत्सराज ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन है हरिश्चंद्र ने करवाया था। या चौथा ऑप्शन है नर भट्ट ने करवाया था। आप लोग अपने अपने आंसर सोच लेना। तेली के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं। मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने क्या करवाया था? तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहां पर करवाया था? तेली के मंदिर का निर्माण मिहिर भोज ने करवाया था। ग्वालियर में। कहा? ग्वालियर में करवाया था। और वहीं पे हमें ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। और इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि बहुत सारी ऐसा है कि जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो क्या तेली नाम के ब्राह्मण को सौंपी थी, इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया? तेली पड़ गया। एक मान्यता ये भी है कि तेलंगाना से ये मंदिर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? तेली का मंदिर है। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शनों की ओर। वत्सराज। वत्सराज ने क्या क्या निर्माण करवाया था? ये भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से। और इसी के अंदर हम क्या कर लेंगे? पूरा का पूरा क्या कर लेंगे? हमने गुजर प्रतिहार कवर कर लेंगे। तो देखो वत्सराज ने क्या ओसिया के मंदिर का निर्माण करवाया था? आप लोगों को मैंने वत्सराज पढ़ाया था तब। ओसिया के मंदिर, ओसियों के मंदिर का निर्माण करवाया था। इनमें कौन सी थी? सचियाई माता की मंदिर। याद होगा आपको सचियाई माता का मंदिर का निर्माण। रिवीजन किया होगा, नहीं रिवीजन किया तो मैं आप लोगों को यहाँ पर याद करवा दूंगा। और कौन सी शैली में? याद है क्या आपको? महामारू शैली के अंदर। महामारू शैली के अंदर कौन से सचियाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था? और वत्सराज ने किसका निर्माण करवाया था? हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा? हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर ये कौन सी शैली के अंदर था? हरिहर मंदिर ये पंचायतन शैली। ये कौन सी शैली? पंचायतन शैली के अंदर इसका निर्माण करवाया था। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं? गुजरों का आदि पुरुष कहते हैं। हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं? गुजरों का आदि पुरुष कहते हैं। नरभट्ट। नरभट्ट के बारे में मैंने बताया था, इतनी बार बता दिया हूं, अब तो आप लोगों को ये याद हो ही गया। मेन तो बात यही है कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। इसको कौन सी उपाधि है? पेलो पोली की उपाधि। पेलो
पोली की उपाधि किससे प्राप्त है? नरभट्ट को। और किसने दी थी? व्यान सांग ने दी थी। किसने दी थी? व्यान सांग ने दी थी पहलो पोली की उपाधि। इसका मतलब क्या है? साहसी कार्य करने वाला। अब तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो गई होगी। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजशेखर की कौन सी कविता नहीं है? अब की बार क्या पूछा है कि राजशेखर की कौन सी कविता नहीं है? काव्य मीमांसा, हरविलास, कुवले माला या विदसाल बजिंता, इनमें से कौन सी ऐसी कविता है? ये भी आप लोगों, इसका भी जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हो अगर आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो। आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। देखो, सबसे पहले काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की है। हरिविलास किसकी है? राजशेखर की है। कुवले माला ग्रंथ ये किसका? राजशेखर का नहीं है। तो कुवले माला ग्रंथ किसका? उद्योधन सूरि का। किसका है? उद्योधन उद्योधन सूरि का ग्रंथ है। ये ग्रंथ इन्होंने कहां पर लिखा था? जालोर में लिखा था। कहां पर लिखा था? जालोर में लिखा था। और इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने 18 भाषाओं का उल्लेख किया। 18 भाषाओं का उल्लेख किया और उनमें से एक क्या बताया इन्होंने? मारवाड़ी भी बताई है। एक इनमें से 18 भाषाओं में से एक कौन सी थी इनकी? मारवाड़ी भी थी। और विदसाल बजिंदा ये भी किनकी है? राजशेखर। इनके अलावा और कौन कौन सी? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, कौन कौन सी रह गई? यहाँ लिख देता हूं मैं। और कौन सी? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, कर्पूर चरित्र मत लिख देना, ध्यान रखना। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर चरित्र किसके? इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना या अपना अपना आंसर सोच लेना। तो 12 क्वेश्चन हो गए। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? और हमारा भी आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन 13 क्वेश्चनों के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा प्रतिहार वंश कवर करवा दिया। रिवीजन अगर आप लोगों को प्रतिहार वंश का करना है तो ये क्लास जरूर देख लेना। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो पहला ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है महिपाल प्रथम। तीसरा ऑप्शन है यशपाल या जसपाल। और चौथा ऑप्शन है भोज सेकंड। इनमें से कौन सा है जो प्रतिहार वंश का क्या था? अंतिम शासक था। तो मैं हमारे पहले ऑप्शन से लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, और पहले ऑप्शन से आप लोगों को इसकी शेयर कराता हूं। महेंद्रपाल प्रथम आप लोगों को याद होगा कौन? राजशेखर। अभी जो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम। और इनके जो रचनाएं थी वो कौन सी थी? कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, विदसाल बजिंता, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, हरविलास। ये कौन कौन सी कविता थी? राजशेखर की थी। दूसरा ऑप्शन है महिपाल। महिपाल प्रथम के समय आप लोगों को पता है कि कौन सा एक अरबी यात्री आया था? कौन सा? अल्मसुदी। कौन सा? अल्मसुदी। किसके दरबार में आया था? महिपाल प्रथम के दरबार में। और आप लोगों का जो आंसर रहने वाला वो कौन सा रहने वाला? यशपाल या जसपाल। ये कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या है? अंतिम शासक है। क्यों है? क्योंकि अब मैं आप लोगों को इसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी बता देता हूँ कि 1036 ईस्वी में क्या हुआ था। 1036 ईस्वी में महमूद गजनवी ने क्या? कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। महमूद गजनवी कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और कन्नौज पर अधिकार करते ही क्या कर दिया था? यशपाल को इसने क्या कह दिया था? मौत के घाट उतार दिया था। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? 3 नंबर यशपाल या जसपाल क्या है? प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा अंतिम शासक कौन है? यशपाल। आगे 3 नंबर या 4 नंबर कौन सा है? भोग द्वितीय। भोग द्वितीय ने क्या? 3 साल का इसका कार्यकाल था। 3 साल में इसने कुछ भी नहीं किया। 3 साल के बाद भोग के बाद कौन आता है? महिपाल प्रथम। और महिपाल प्रथम के बाद लास्ट में कौन आता है? यशपाल, जिसने 1036 ईस्वी लास्ट 1036 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। और शासन करने के बाद महमूद गजनवी आता है और महमूद गजनवी ने क्या किया था? इसको मौत के घाट उतार दिया था। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश की 5 क्लास हो गई है। इन 500 क्लासों को अगर आप स्टार्टिंग से लेते हो और लास्ट में अगर ये क्लास लेते हो तो गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड जो आप लोगों के मन में जो डर है, जो एक भय है, जो एक आप लोगों के मन में हाबू बैठ रखा है हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आप लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा।
तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और पढ़ाना उनको कि देखो आप लोगों को मैंने ऐसा पढ़ाया है कि आप लोग किसी दूसरे को भी पढ़ा सकते हो। तो और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना और उनको बताना कि गुजर प्रतिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।